नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल कानूनी चर्चा में वेलकम व्यूअर्स ऑन योर ओन चैनल कानूनी चर्चा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 as you are knowing this penal code। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में जब मैंने आखिर में कहा था कि ये जो ऑफेंसेस मैरिज रिलेटेड हैं तो इस पे चर्चा करना जरूरी है। और ये जो ऑफेंस मैंने रेफर किया सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये अडल्ट्री एक इसको डिफाइन किया गया है इस सेक्शन इस धारा में, और आगे इसका डिफाइन भी किया गया और पनिशमेंट भी प्रोवाइड की गई है। तो ये हम आपको पता है कि मैंने जो लास्ट सीरीज और हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, तो मैं चाहता हूं कि मैंने पिछले बार बाईगैमी पे बात की थी पिछले एपिसोड में, और सेक्शन 16 और सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और 17 में बाईगैमी आई थी। और मैं चाहता हूं कि एक तो वो, और जो ऑफेंसेस जैसे आपको पता है मैरिज रिलेटेड है, तो ये एक हिंदू मैरिज एक्ट, तो मैंने मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस जो इंडियन पिनल कोड में है सेक्शन 493 से लेके 498 आईपीसी तक, लेकिन मैंने इनमें दो इंपॉर्टेंट जो थे उनमें वो एक बाईगैमी 494 आईपीसी एंड 497 सेक्शन आईपीसी की, इन दोनों पे पिछले एपिसोड में मैंने 494 पे बात की थी। ये अडल्ट्री क्या है? अडल्ट्री अगर आपको देते हैं कि कैसे कहते हैं ये चीज अडल्ट्रेड है, इसमें कुछ मिक्स किया गया है, कुछ डाइल्यूट किया गया है जो उसकी नेचुरल आइडेंटिटी है किसी मटेरियल की। ऐसे ही ये जो रिलेशनशिप है एक मैरिड कपल में, तो अडल्ट्रस रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर कोई इन्वॉल्व होता है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, तो इसमें जो कवर किया गया है अडल्ट्री, तो ये उसी का कि अडल्ट्रस रिलेशनशिप सेक्सुअल जो मैरिटियल रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ में, जो एक मैरिज का कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है। अभी मैं बात सेकुलर कर रहा हूँ, आई एम नॉट कन्फाइनिंग टू हिंदू मुस्लिम दिस एनी ऑफ अदर रिलीजियस फेथ। तो ये सभी धर्मों में जूडिज्म, आप ज्यूज जो है आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, जूडिज्म में लिख लो, इस्लाम में देख लो, हिंदू भी, और जो भी इस धरती पे इस पृथ्वी पे इस अर्थ पे इस वर्ल्ड में जो भी रिलीजियस फेथ होंगे, वो कोई रिलीजियस फेथ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लीगलाइज नहीं करेगा अडल्ट्री में, अडल्ट्रस सेक्सुअल रिलेशनशिप को। तो इसी के कहने के इसमें जो हमारी सेक्शन है जो इंडियन पिनल कोड है, इसमें हम आज इस पे कन्फाइन रहेंगे। और ये एक जो मैं बात कर लूं, ये एक सेक्शन जो है ये सभी को एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। पिछले मैंने जो 494 के बारे में आईपीसी में कहा था, उस कुछ एक्सेप्शन थी जो बाईगैमी मुस्लिम मेल को थोड़ा सा शरीयत के मुताबिक एक्सेप्शन थी, वो बाईगैमी रिलेशनशिप में इंटर कर सकता है अकॉर्डिंग टू शरिया और दिस पर्सनल लॉ ऑफ द मुस्लिम। तो नाउ द हिस्ट्री ऑफ दिस now first we have to see what is the definition, what is the definition of under IPC। तो इसमें क्या है, जो 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 हमारी डेफिनेशन है, तो इसमें
इसमें मेन जो कंसिडरेशन है कि भाई जो रिलेशनशिप जो इसको एक सिनेक्टिटी दी रखी जाए थ्रू आउट द मैरिज रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसकी सिनेक्टिटी रहनी चाहिए मैरिज को। और हिंदूज में मैरिज एक सैक्रामेंट है, तो इस्लाम में मुस्लिम मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, चाहे रिलीजियस फेथ अडल्ट्री का कोई भी, जैसे मैंने कहा कोई भी फेथ रिलीजियस फेथ अलो नहीं करता कि कोई भी कपल मैरिड कपल अडल्ट्रस रिलेशनशिप में रहे। तो इसमें क्या है, जो अडल्ट्री की क्रक्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें पहली बात यह है कि एक जो मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल अगर वाइफ रिलेशनशिप में जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है विद विद द विद एनदर मैन, और जहां एक मैरिड पर्सन, जो उल्टा दोनों तरफ से आप कह सकते हो, अगर फीमेल इन्वॉल्व हो जाती है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में, जहां मेल इन्वॉल्व हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो उसमें क्या है, इसमें क्या किया है, इसमें कौन प्रोसिक्यूट कर सकता है 497 आईपीसी के नीचे, इसकी सेक्शन जो रेलेवेंट सेक्शन है जिसके साथ प्रोसिक्यूशन होनी है, कंप्लेंट फाइल करनी है, वो हस्बैंड कर सकता है अपनी जो अडल्ट्री में इन्वॉल्व हुआ है मेल, जो एक्स्ट्रा मैरिटल मेल अपनी वाइफ के खिलाफ नहीं हो सकते। ये देखो, ये एक आप कह सकते हो वाइफ को यहां इस सेक्शन में कहा गया कि शी कांट बी ए वेक्टर, शी कैन नॉट बी ए एक्यूज्ड। जो हस्बैंड उसके रिलेशनशिप जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, जो उसकी वाइफ के साथ रिलेशन कायम करना चाहता है, करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, उसके खिलाफ वो अडल्ट्री का ऑफेंस कंप्लेंट फाइल कर सकता है 198 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को इन्वोक करके उसमें एक कंप्लेंट फाइल की है। और ये जो क्लासिफिकेशन जो जुर्म है एज पर शेड्यूल अपेंडेड टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और इसमें कंप्लेंट एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास हस्बैंड कर सकता है किसके खिलाफ, जो उसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो उसके खिलाफ कंप्लेंट। तो इसमें ही इस सेक्शन में लिखा गया है कि वाइफ जो है उस हस्बैंड की, शी कैन नॉट बी इम्प्लीडेड एज एन एक्यूज्ड इन दैट कंप्लेंट, और ना ही वो अवेटर की डेफिनेशन में होता है। तो ये एक हमने आपको शॉर्ट में क्रक्स में आपको बता दिया कि एक अडल्ट्री ऑफेंस कैसा है, और ये क्रिमिनलाइज ऑफेंस था। मैं अभी बात कर दूंगा जे 96। और उसमें क्या हुआ, अभी पिछले टाइम टू टाइम जो भी एग्रीव्ड हस्बैंड थे, ऑब्वियसली इसमें हस्बैंड को ही राइट है, जो भी अग्रीव्ड हस्बैंड थे जिसकी वाइफ इन्वॉल्व हुई थी मैरिटल रिलेशन में, या जो एक्स्ट्रा मैरिट डिपेल्व किए थे रिलेशनशिप अदर देन कोई दूसरे मेल ने किसके साथ, उसकी वाइफ के साथ, तो उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट डाली थी। और ये वक्तन इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के पास ये मामले आते रहे। तो सबसे पहले मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आया, इसके रिलेशन की अडल्ट्री जो है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री एज अवेलेबल अंडर सेक्शन 497 आईपीसी, इसको डिक्लेयर किया जाए। डिफरेंट ग्राउंड्स डिफरेंट टाइम्स पे प्लीड की गई बिफोर आर्टिकल 14 की बात हुई, आर्टिकल 15 की बात हुई, और आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। मैं इसमें बारीकी में अभी इसको लैब अपॉन करेंगे, इसमें क्या है क्या नहीं। पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से जो केसेस हैं जिनमें अर्लियर जे इसकी वैलिडिटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसकी चैलेंज हुई, जे असेल की गई एट डिफरेंट ओकेजन बाय डिफरेंट अग्रीव्ड पर्सन बिफोर द हॉनरेबल
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो पहला केस है यूसुफ अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जे 1951, जे इमीडिएट जो इंडिपेंडेंस के बाद आया था। दूसरा केस था सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ एक उसके बाद आया, ये अवाल्व होता जाता है ना, तो डिफरेंट ग्राउंड्स थी इसमें। बी रावावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 4 केस जो पहले थे, 3 केस पहले थे, तो जिनमें ये आपको मैं जॉइंटली, तो मैं लंबा नहीं इसको करना चाहता, इनमें ये कहा गया तीनों केसेस में ऑन डिफरेंट जो व्यू पॉइंट्स आए रिलेटेड, लेकिन एक मेन चीज जो डिफरेंट ग्राउंड्स पे चैलेंज था, डिफरेंट व्यू पॉइंट थे जजेस के और हानेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, लेकिन जो मेन आया उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन है, ये जो धारा है, जो अडल्ट्री 497 में डिफाइन की गई और पनिशेबल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये हिट नहीं करता। एक में कहा गया था कि सेक्शन 15 ये को हिट करती है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो क्यों? क्योंकि इसमें जो जे ना तो उसको अवेटर बनाते हैं एक्यूज वाइफ को जो इन्वॉल्व होगी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में, और ना ही उसको अक्यूज बनाते हैं जो इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये उन्होंने कहा नो। तो उस वक्त कहा आर्टिकल 15 दो सब क्लास उसकी 3 है, उसके नीचे उन्होंने कहा कि ये उसको वीमेन को जो उसको क्लास रैशनल क्लासिफिकेशन है, तो उसके नीचे शी इज प्रोटेक्टेड। तो जो ये सेक्शन है 497 जो प्रोटेक्ट करती है क्रिमिनलाइजेशन प्रोसिक्यूशन नॉट अगेंस्ट द वाइफ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कहा और ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। तो जो मेन केस आज मैंने डिस्कस करना है, जिस केस के मुताबिक अब जो हमारे प्रोविजंस हैं इन जो 497 के आईपीसी के, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुके हैं, और जे और इस सेक्शन इसको स्टैच्यू बुक से मतलब हटाने के लिए सिफारिश हुई है, जो रिकमेंडेशन हुई। तो इसमें हम बात करेंगे, तो इसमें क्या है, जो इसमें जो ये केस है, ये मैं बता दूंगा जो कौन, ये हमारे पास ये केस आ गया आपके पास जोसेफ शाहीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें जोसेफ शाहीन जो 2018 में आया, जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की 27 ऑफ सितंबर 2018, उसमें जे वाली जो सेक्शन है, ये इसको डिक्लेयर किया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें ये स्ट्रक डाउन कर दिया है इस प्रोविजन को फ्रॉम द इंडियन पिनल कोड। लेकिन इसको क्या किया, साइमल्टेनियसली 2 चीजों को एक्सेप्शन इसमें दी कि जो अडल्ट्री है ये ग्राउंड रहेगी हिंदू मैरिज एक्ट में, जैसे सेक्शन 13 में आप ग्राउंड है 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो हमारा एक्ट है, उसके मुताबिक ग्राउंड रहेगी किसकी, ये डाइवोर्स की। तो उसमें वो रखा है, लेकिन ये डीक्रिमिनलाइजेशन हो सकता है, इसमें कोई एफआईआर नहीं लगे, एफआईआर तो लगती नहीं थी, कंप्लेंट नहीं फाइल हो सकती, और किसी की प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, किसी को सजा नहीं हो सकती। और ये 497 में जो ये सजा इसकी पनिशेबल क्या है, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स, जो 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट तक दे सकते हैं। तो इसमें ये वाली, तो ये मैंने, तो मेन कंसर्न जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों किया गया, इसमें काफी बातें हुई। इसमें सबसे पहले इन्होंने कहा, और इसके बेंच में कुछ जजेस कौन कौन थे उस वक्त, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे दीपक मिश्रा जी, सीजीआई दीपक मिश्रा जी थे, और उनके साथ जो जजेस थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जिसमें ये असेल किया गया था 497 में, और जोसेफ शाहीन की जजमेंट जो 2018 में आई,
27 सितंबर 2018 में। उसमें जस्टिस दीपक मिश्रा हेड कर रहे थे बेंच, बीकाज एज ए सीजीआई, और एएम खान वलकार थे, आरएफ नौरीमान थे, जो डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी इस बेंच के वन ऑफ द जज थे, और इंदू मल्होत्रा एक फीमेल जज जस्टिस, वो भी इसका पार्ट थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। जे उन्होंने कहा कि जो इस जजमेंट में है, और साथ में उन्होंने एक और कहा कि जो अगर कोई इनमें से जे अडल्ट्रस रिलेशनशिप से, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से अगर कोई कपल, वन ऑफ द सपोज नेचुरली कोई कर लेता है, अगर सुसाइड कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, चाहे इसमें एक आ जाएगा हस्बैंड कर लेता, अगर वाइफ इन्वॉल्व होगी, उसकी वाइफ कहीं दूसरे में इन्वॉल्व होगी, अगर दूसरे का हस्बैंड तो, और उसकी वाइफ दूसरे की, दूसरा जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, अगर उसकी वाइफ कमिट कर लेती है सुसाइड, और अवेटमेंट इंस्टिगेशन का बेसिस यही है कि मेरा हस्बैंड उस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, जहां मेरी वाइफ जो वो दूसरा है, जो तो वो कहेगा कि मेरी, तो अगर दे दोनों में से जो किसी से भी अग्रीव्ड हो गए, अगर कोई अंडर कंपल्शन इन सर्कमस्टांसेस, जिससे इंटीग्रेट अगर वो सुसाइड कर लेता है, जो मैंने जो बताया, तो उसमें जे अमेंडमेंट टू सुसाइड 306 जो इंडियन पिनल कोड की है, उसके खिलाफ, उस हस्बैंड के खिलाफ जो जिसकी जो मैरिटल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, और वो जो वाइफ जो जिसकी है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, जो भी इसमें इंस्टिगेशन वाला आपको मिलेगा, तो देन ही कैन बी prosecuted, can be punished under, can the FIR can be registered against him under 306। ये भी एक प्रिजर्व किया गया है, ये भी एक जजमेंट का एक 306। इन केस द अदर सपोज वुड बी मेड लाइबल फॉर अवेटमेंट टू सुसाइड, मतलब जिसका अदर सपोज है, एक सपोज इन्वॉल्व हो जाता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल किसी की वाइफ और किसी का हस्बैंड, तो दोनों में से अगर कोई अंडर कंपल्सन सुसाइड करता है, तो उस सिलसिला में वो 306 में वो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, और उसको पंच किया जा सकता है, अगर केस ये अमेंडमेंट टू सुसाइड 306 के आगे प्रूफ हो जाता है। तो एक, तो इसमें एक बात आई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक थी, तो ये मैं बार बार बात करता हूं कि हमारी जो सोसाइटी एक वक्त था, उसमें मॉरलिटी कुछ और कंसिडरेशन से ली जाती थी। आज हमारी सोसाइटी जो मॉरलिटी है, वो अवॉल्व हुई, थोड़ा हायर साइड पे उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो मॉरलिटी से हट के बात कर रहे हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की तरफ जा रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उसके मुताबिक हमें चलना है। तो उन्होंने कहा कि भाई, अगर जैसे उन्होंने कहा कि वाइफ हैज नॉट बीन मेड एन एक्यूज्ड और अदरवाइज, वो अवेटर क्यों नहीं, तो इस पे भी कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, एक ये बात हो। और ये भी आया कि उसकी वाइफ, जिसका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, उसकी वाइफ क्यों नहीं कर सकती जे कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड कि वो, तो उन्होंने कहा कि ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शन नहीं है, तो इस ये भी एक ग्राउंड रखी गई फॉर, और उन्होंने, और आगे ये आ गई, ये एक जजमेंट में हमारे जो उन्होंने ये भी कहा, जजेस के जो इस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, उन्होंने कहा जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, सेक्सुअल प्राइवेसी है, वो वाइफ जब शादी कर लेती है, तो प्लेज नहीं करती दूसरे के, वो ऑटोनॉमी उसकी सेक्सुअल जो है आर्टिकल 21 प्राइवेसी रहती है, शी इज ऑटोनमस टू इंटर इनटू एनी रिलेशनशिप रिगार्डिंग हर सेक्स। ये एक बात हो गई कि भाई वो इंडिपेंडेंट है, नहीं उसने अपनी मॉर्टगेज कर दी सेक्सुअल ऑटोनॉमी किसको, अपने हस्बैंड को। ये भी एक बात आई इस जजमेंट में। तो एक इसी के साथ आप जुड़ेंगे
ये है, ये चर्चा है जो आज जो हमारे सोसाइटी में बात होती है, जो एनजीओज बात करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कल भी मैंने बात की थी, तो उसमें क्या है, मेरा जिस्म है, मैं इसको, मेरी ऑटोनॉमी है, मेरी प्राइवेसी है, और मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में डेवलप हो जाए, चाहे हमारा समाज, चाहे हमारा लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो मैं अपनी, मेरा जिस्म है, मैं इसको कैसे करती हूँ, कौन से कपड़े पहनती हूँ, मेरी डिसेंसी रहती है या नहीं रहती है, बेज जो हमारे, हमने कल भी बात की थी, मॉरलिटी जो इसको कैसे देखना है, तो उसमें जो ये पब्लिक पीस है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, और ये डिसेंसी, जैसे सेक्शन 294 है, उस पर जो हमारी इंडियन पिनल कोड की, वो बताती है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें लस्टफुल हो, जो जो पब्लिक प्लेस में, तो उसी का भी ये एक उसको भी मद्देनजर इसमें रख सकते हैं हम, कि इस किस्म की अटानमी इंडिविजुअल को नहीं होनी चाहिए कि जिससे समाज, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो, पब्लिक डिसेंसी सब डिस्टर्ब हो, तो ये लस्टफुल हो अमंग, जैसे पब्लिक किसिंग है, पब्लिक दूसरे जो ऑब्सीन एक्ट्स हैं, ऑब्सीन सॉन्ग्स है, तो सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी में आते हैं। ये भी एक बात है, ये आपको सोसाइटी को देखना है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट इसकी वक्तन वक्तन ये वो डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, और क्या एब्सिनिटी में फॉल करता है, नहीं करता है पर्टिकुलर एक्ट, और हमारा समाज इसमें जो इस वक्त क्या पोजीशन है इसकी, जो ऑब्सिनिटी की डेफिनेशन की या मॉरलिटी की है, तो ये है। तो मैं ये पहले मैंने बात करनी थी, लेकिन मैं आज आखिर में कर रहा हूँ। आपने देखा हिंदू शादियों में, जब मेल ये हस्बैंड एंड वाइफ जो एंगेज होने, शादी करने जा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ माने शादी करने जा रहे हैं, जो एक कपल है, मेल और फीमेल, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, और ये हस्बैंड एंड वाइफ बनने जा रहे हैं, तो आपको पता है, ये मैंने देखा कि जो जब शादी की, जो हिंदू मैरिज एक्ट में, इसमें प्राइम जो मोस्ट ऑफ दी जो हिंदूज हैं, कपल हो जिनकी शादी होती है, वो सप्ताह विधि लेते हैं, 7 दिस स्टेप्स अराउंड द होली फायर, जो ये एक किस्म का यज्ञ होता है, हवन होता है, उसके इर्द गिर्द 7 फेरे लेते हैं, और 7 फेरों के पहले बाद में, जो 7 फेरों के बाद में शादी कंप्लीट है, लेकिन पंडित जी जो भी वहां पे होते हैं, वो एक एडवाइजरी इशू करते हैं, और जनरली आपने देखा है हिंदू दोनों दोनों पेरेंट्स, लड़के के भी और लड़की के भी, बच्चों को संस्कार जो हम दिए हुए उसके मुताबिक लास्ट में बच्चों को समझाते भी, तो उसमें जो वचन लिए जाते हैं एक दूसरे के, वो देखना, उसमें ये भी एक वचन होता है कि भाई आपको फेथफुल रहना है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ना लेना है, जाना है, और दूसरे तो होते हैं जो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी मेल पार्टनर की, जिस हस्बैंड की क्या रहेगी, वाइफ की क्या रहेगी, और फीमेल पार्टनर की रहेगी, ये सारी बातें पंडित जी समझाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पंडित जी शादी के बाद समझाते हैं, ये मेरा अपना व्यू है कि ये पहले समझाना चाहिए, क्योंकि पहले समझाएंगे तो एक किस्म का, हम एक किस्म का एडवाइजरी जो पहले भाई ये कंडीशन है मैरिज की होती हैं, ये होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी ए प्रॉस्पेक्टिव मैरिज रहे, अच्छी मैरिज रहे, प्रॉस्पर्स करे कपल हर हिसाब से, और ये जो इनकी ये जो एक है, और जो मेरे मुताबिक तो हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही स्टेटस जो है, इनको जो कहते हैं एक ही जो एंटिटी समझा जाना चाहिए इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड में एक ही सिविल राइट्स के मुताबिक एक ही समझा जाता है, हमारे यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट हैं, दिस हस्बैंड एंड वाइफ इन सिंगल एंटिटी नहीं समझी जाती, लेकिन जो ये पंडित जी बताते हैं, वचन दिलवाते हैं, तो ये इसके मुताबिक हमें जो समझना चाहिए, खासकर इसमें मॉरलिटी सनेक्टिटी वाइफ की मैरिज की रखने के लिए हस्बैंड और वाइफ को चाहिए
कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में नहीं इन्वॉल्व हुआ। लेकिन जो जजमेंट आ चुकी है, इसको जो इसका कह सकते थे दुरुपयोग भी हो रहा था। ये जो इंटरफेरेंस थी, जो जो मेल और फीमेल की इंडिपेंडेंस एज टू देयर सेक्स ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसमें इंटरफेरेंस था। तो समाज बदल रहा है, कानून बदल रहा है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो उसके बात करती है हाई स्टैंडर्ड, और ये कहते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल जो इसमें आया है 15 और आर्टिकल 21 पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि पर्सनल जो है लाइफ है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी की प्राइवेसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसी की ऑटोनॉमी है बॉडी की, वो कैसे करता है, क्या करता है प्राइवेसी में, प्राइवेट तौर पे, तो उसमें समाज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इसमें। तो इसी सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट आई है, जो सिर्फ शाहीन में 2018 में, तो उस सारी चीजें इनको कंसिडरेशन को इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, इस प्रोविजन को, और इसको सिर्फ एक नाउ ग्राउंड हो जाएगी। ये अडल्ट्री जो है, ये एक हिंदू मैरिज एक्ट में, तो ये आज मैंने जो एनालिसिस कर लिया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द अडल्ट्री, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। तो ये मैं इसलिए चाहता था नेक्स्ट हमारे जो एपिसोड रहेगा वो यही होगा कि हम नेक्स्ट जो सेक्शन है, ये आज मैंने पिछले ये बाईगैमी वाली सेक्शन 17 थी, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट की नेक्स्ट हम टच कर लेंगे 18, आगे 19, जो भी जितने भी हिंदू मैरिज एक्ट के। तो ये जो इंटेग्रिटी ऑफ द बॉडी, और ये जो इन्होंने किया है कि जो कंक्लूजन निकाला है, देयरफॉर द नीड टू criminalize adultery was slowly turning redundant and it was defeating the purpose for which it was criminalized. तो फिर आगे क्या है, hence the decision of Supreme Court of India to decriminalize adultery is laudable। मतलब कुछ लोगों ने, जो एनजीओज हैं, जो लोग प्रोग्रेसिव मॉडर्न अप्रोच के हैं, उन्होंने कहा कि ये laudable है and will form the basis for upholding women's bodily integrity and इंडिपेंडेंस इन फ्यूचर। जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मैं अपने प्राइवेसी को रखते हुए मैं किसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाती हूँ, जहां क्या करती हूँ, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट्स है, और मेरी पर्सनल लिबर्टी मुझे प्रोटेक्ट करती है, आर्टिकल 21। तो ये मैं आज इस टॉपिक पे बात मैंने की। तो दर्शकों, आपका, मैंने कहा काफ़ी मैंने बात किया, तो आपका शुक्रिया है, आपने मुझे ये जो मेरे एपिसोड बड़ी अप्रिशिएट हो रहे हैं, और मैं इस पे, और हर एक बंदे के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा, इसको जो कानूनी ज्ञान है, कानूनी चर्चा जो मैंने की आज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ये एपिसोड जो हमने किया आज, और आगे भी मेरे को सपोर्ट हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ एपिसोड बनाऊँ। Thank you very much. Good day.